जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर, स्टडी विथ मनोरंजन पर। चलिए, आज लूसेंट में हम लोग देख रहे हैं, लूसेंट बुक में गुप्त साम्राज्य के बारे में। और यह गुप्त साम्राज्य से आप तो जानते ही हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नए अंदाज में याद करते हैं और याद कराना हमारा जिम्मेदारी है। तो पहली बार चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक नए अंदाज में शुरू किया जा रहा है गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, गुप्त साम्राज्य का उदय जो पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ था, यह तीसरे शताब्दी की बात है या गुप्त साम्राज्य की बात पूछा जा रहा है। तो यह स्पष्ट हो चुका है, किस साम्राज्य, यह गुप्त साम्राज्य की जानकारी, यह उदय यह तीसरे शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ये गुप्त साम्राज्य के उदय जो हुआ था तीसरे शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग जो थे, ये संभवतः कहा जाता है कि ये गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत थे। तो बात ये क्या था, तो सामंत क्या थे, उनके समय में संरक्षित थे, ये सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाता है, तो ये गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्रीगुप्त है। आपको इसका समय जो है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इसी के समय में यह आपको श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना किया था गुप्त वंश की। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच का जो समय पीरियड रहा है 280 से लेकर 320 ईस्वी तक का समय को घटोत्कच जो था, उसके बाद ये जो था श्रीगुप्त जो था किसका उत्तराधिकारी था, तो घटोत्कच था। गुप्त वंश का महान शासक पूछा जाएगा, तो गुप्त वंश के महान शासक जो था, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जो था। गुप्त वंश के महान शासक पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीगुप्त आपको यह गुप्त वंश के संस्थापक थे, लेकिन महान राजाओं में आपको गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम थे। और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ये और 320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठते हैं। और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था गुरु, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे महाधीराज की उपाधि धारण किए हुए थे। तो महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को यह उपाधि दिया गया था। और गुप्त वंश जो है, गुप्त सामंत की बात करते हैं। गुप्त सामंत आपको 319 से लेकर 320 ईस्वी को में ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त सामंत की स्थापना किया गया था। गुप्त सामंत किसने चलाया, तो ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम चलाया। महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम और महान राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ था। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी तो याद हो चुका है, समुद्रगुप्त थे। और ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो ये आपको आर्य के समय के 9 राजा और 12 शासकों के दक्षिण भारत के आपको 12 शासकों को पराजित किया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं 9 राजों शासक को और 12 शासक को, इतना शासकों को पराजित किया था। यही विजय के कारण इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये अक्सर पूछता है, भारत का नेपोलियन किसको बोला गया, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो ये बात स्पष्ट हो चुका है। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रांत परम भागवत की उपाधि भी धारण किया हुआ था। और इसे कवि राज की भी कहा जाता है। और ये सारा चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। कविराज की उपाधि किसको दिया गया, समुद्रगुप्त को। अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त, विक्रांत की उपाधि समुद्रगुप्त, परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था। और यह पूछता है समुद्रगुप्त किसके उपासक थे, तो ये उपासक जो थे आपको विष्णु के उपासक थे। तो ये ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे,
विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे संगीत के प्रेमी थे और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए देखा गया है। तो इसलिए स्पष्ट होता है समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये वीणा बजाते थे। इसलिए संगीत प्रेमी होने का बोध होता है, उनके सिक्के पर ये मिलता है। अब बातें करते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन हुआ करते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन था, एक कवि था। हरिसेन एक कवि था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया है। और ये पूछता है कि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना लिखा गया है। तो हरिसेन के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम ये गुप्त शासक जो था समुद्रगुप्त था। गया और नालंदा से मिले 2 ताम्र लेखों में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गया के और नालंदा में जो मिला हुआ ताम्र लेखों में आपको समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। और गुप्त वंश में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त। अगले पॉइंट पर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। यह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम सेकंड होता है, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और इसके समय में, किसके समय में? आपको ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो यह फाहियान आपको चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में फाहियान आ जाता है। फाहियान शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त जो है सेकंड ने चांदी के सिक्का चलाया था। तो ये शकों को पराजित कौन किया हुआ है? तो ये आपको चंद्रगुप्त सेकंड जो है शकों को पराजित किया हुआ है। शकों को पराजित करने के बाद यह चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और यह उपाधि जो है इसे पूर्व जो है 57 ईसा पूर्व में उज्जैन शासक ने भी पश्चिमी भारत में छत्र के विजय बनाने के उपलक्ष्य में यह धारण किया करता था। अब बात समझिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड जो था, इनको कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था भाई? चंद्रगुप्त सेकंड। शकों को पराजित किया कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? चंद्रगुप्त सेकंड। राजगद्दी पर कब बैठता है चंद्रगुप्त सेकंड? 380 ईस्वी में। और फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। चांदी का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त सेकंड। और ये पहले जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है छत्रकों को, जो शकों को पराजित करने पर यह छत्रकों ने यह उपाधि धारण किया था। कौन था? विक्रमादित्य की उपाधि। ये बताने की कोशिश किया गया। शाब्द चंद्रगुप्त सेकंड का राज कवि था। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज कवि कौन था? शाब्द था। शाब्द जो था चंद्रगुप्त सेकंड का राज कवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी यह विद्या का केंद्र हुआ करता था, विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और इसी के समय में एक अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान का एक मंडली निवास करती थी। और इस 9 विद्वान के मंडली को नवरत्न कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, 9 रत्न किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। और महाकवि तो आप जानते हैं कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास जिसमें सबसे आगे थे, इनका नाम आता है। कालिदास के अतिरिक्त जो है धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, छत्रनक जो है फलित ज्योतिष का विद्वान थे। अमर सिंह अमर कोश की रचना करते हैं।
जो कुशासार थे। शंकु जो है वास्तुकार थे, ये आपको। उसके बाद बेताल भट्ट, घटकपर्ण, बारामहर जो खगोल विद्वान थे, भरूची जैसे विद्वान इनके दरबार में सुशोभित थे। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरि, शत्रुघ्न, शंकु, बारामहर, अमर सिंह, भरूची, ये प्रमुख जो है विद्वान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे, और ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रह सचिव जो था वीरसेन, जो शैव मतावलंबी था, और उसने शिव की पूजा के लिए आपको उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द का प्रचंड जो विद्वान एक कवि था। ये वीरसेन के बारे में पूछ रहा है। वीरसेन, इसके दरबार में संधि विग्रह के लिए यह सचिव था वीरसेन, और यह शैव मतवालंबी था। शिव के पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा के निर्माण कराता है, और वीरसेन व्याकरण और न्याय, मीमांसा और शब्द के प्रकांड पंडित का एक कवि के रूप में इसको जाना जाता है। वीरसेन को चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी जो है, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी होता है कुमार गुप्त सेकंड, या इसको गोविंद गुप्त बोलते हैं। कुमार गुप्त प्रथम जो है, कुमार गुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम सेकंड का उत्तराधिकारी। और ये कुमार गुप्त प्रथम के समय में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय में किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसके समय में? आपको कुमार गुप्त के समय में किया गया था, और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त था। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था स्कंद गुप्त हुआ करता था। स्कंद गुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान रखेंगे। गिरनार पर्वत पर स्थित जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है किसने किया था? आपको ध्यान रखेंगे, कौन किया था? तो ध्यान, स्कंद गुप्त जो है गिरनार पर्वत पर स्थित जो है आपको सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। स्कंद गुप्त जो है पांडुदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंद गुप्त ने जो है पांडुदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था। स्कंद गुप्त के शासन काल में हुणों को जो है आक्रमण शुरू हो गया। आपको स्कंद गुप्त के समय में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया, और अंतिम गुप्त शासक जो था कौन? आपको विष्णुगुप्त था। अंतिम कौन था भाई? अंतिम गुप्त शासक जो था विष्णुगुप्त हुआ करता था। इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये बात ध्यान समझ में आ गया। स्कंद गुप्त के समय में हुण का आक्रमण शुरू हो जाता है, और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश हुआ करता था, और जिसके शासक को गोपन्ना कहा जाता है, और दूसरी जो प्रादेशिक इकाई को सुक्ति या प्रांत कहा गया है। ये दूसरी प्रादेशिक इकाई को सुक्ति या प्रांत कहा गया है, जिसके शासक ऊपरी कहा गया है, और ये सुक्ति या प्रांत के शासक को ऊपरी कहा गया है, ऊपरी कहा जाता था। सुक्ति के नीचे जो है विषय या जिला नामक जो प्रशासनिक इकाई हुआ करता था, जिसके प्रमुख जो विषय पति कहलाते थे। ये जो सुक्ति के नीचे विषय और जिला के प्रशासनिक इकाई हुआ करता था, जिसे प्रमुख जो है विषय पति कहा जाते थे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मचारी के जो है साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी को दंडपासी कहा गया। पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को दंडपासी कहा गया, और साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा गया है। प्रशासक की छोटी इकाई को ग्राम कहा गया है। प्रशासक की छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा गया है, और अन्य सदस्य को महतर कहा गया है। गण सदस्य को महतर कहा गया है, अन्य सदस्य को महतर कहा गया है। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा गया है। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा गया? पेठ कहा गया। पेठ क्या किसको क्या बोला जाते थे? ग्राम समूह के छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक जो था कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के
आपको क्रय विक्रय का उल्लेख मिलता है। तो क्या बताया गुरु? तो आपको गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रय विक्रय की जानकारी मिलती है, उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व कुल जो है उत्पादक का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। तो ये आपको भू राजस्व कितना लिया जाता था? भू राजस्व दर कितना था? तो दर पूछता है गुप्त काल में भू राजस्व कितना दर था? तो 1/4 से 1/6 था, 1/4 से 1/6 था। और यह क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त काल में भू राजस्व दर कितना था? 1/4 से या 1/6 हुआ करता था भू राजस्व दर। गुप्त काल में बलात् श्रम बिष्टि राज्य के लिए जो है आय का स्रोत माना जाता है। आपको बलात् श्रम जो है राज्य के लिए आय का स्रोत माना जाता है, जिसमें जनता के द्वारा किए जाने वाला कर भी माना जाता है। जनता के द्वारा दिए जाने वाले कर भी माना जाता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की भूमि भी था। तो ये भूमि का बात करता है उसमें। हाँ देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे। एक में जो है आर्थिक उपयोगी के आधार पर जो भूमि का कौन कौन सा क्षेत्र, एक में होता है क्षेत्र, कृषि करने वाले भूमि को क्षेत्र बोला गया, कृषि करने वाले भूमि का क्षेत्र कहा गया है। वस्तु जो है वास करने वाला वास्तु हो गया, वास करने वाले भूमि को। चरागाह भूमि जो पशुओं को चराने के लिए। सील भूमि ऐसा भूमि जो है जोता नहीं जाता है, सील भूमि ऐसा भूमि जो जिसे जोता नहीं जाता है। अपरहत भूमि जो है जंगली भूमि को अपरहत बोला जाता है। क्वेश्चन पूछता है अपरहत कैसे भूमि को बोला गया है? ऐसी भूमि जो जंगल होती थी, है ना। सील ऐसी भूमि जो जोता नहीं जाता था। ये चरागाह वाला था, पशु को चराने के लिए। वासु मने को वास करने के लिए क्षेत्र जो है कृषि करने वाले भूमि को बोला जाता है। ये आर्थिक उपयोगी के आधार पर गुप्त समय में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। अब देखेंगे दोस्तों, सिंचाई करने के लिए रहट कौन सा? रहट या घंटी तंत्र, रहट या घंटी तंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई या रहट सिंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में? रहट या घंटी तंत्र का। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा गया, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा गया गुरु, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र था। और यह क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था भाई, उज्जैन। ये बात याद रखेंगे। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था। और यह क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे किस साम्राज्य में सबसे ज्यादा मुद्राएं जारी किया गया था? सोने का सिक्का किसने जारी किया था सबसे ज्यादा? सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त राजाओं ने जारी किया था। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की संख्या, मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा जाता था? तो दीनार बोला गया, दीनार बोला जाता था। तो गुप्त काल के स्वर्ण की मुद्राएं को क्या बोला जाता था? तो दीनार। गुप्त काल में सोना के सिक्का को दीनार कहा गया। गुप्त काल में सोना के सिक्का को दीनार कहा गया है। गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया गया और उस सोना का सिक्का को दीनार कहा जाता है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं की सबसे बड़ी संख्या में चांदी का सिक्का जारी किया था। आपको गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं में सबसे बड़ी चांदी का सिक्का भी जारी किया गया है, जो केवल आसानी लेन देन के लिए प्रचलित था। ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे गुप्त काल में जो मंदिर बनाया गया था, अभी जो है गुप्त काल के मंदिर भी देखने को मिलता है। तो चलिए जो बात करते हैं विष्णु मंदिर जो है गुप्त काल के प्रमुख मंदिर में विष्णु मंदिर की बात करते हैं। तिगवा जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में, तिगवा जो है मध्य प्रदेश में है, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। शिव मंदिर का है भाई गुप्त काल में निर्माण किया गया। घुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में, एमपी में देखने को मिलता है। शिव मंदिर जो है नागौदा गुप्त काल में मंदिर के देखने को मिलता है। पार्वती मंदिर जो है आपको नैना कुठार मध्य प्रदेश में मिलता है। दशावतार मंदिर ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। दशावतार मंदिर जो है कहाँ है? देवगढ़ में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। गुप्त काल के जो है दशावतार मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया, देवगढ़ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में है ये मंदिर। शिव मंदिर जो है आपको नागौद मध्य प्रदेश में मिलता है। शिव मंदिर देखें दो शिव मंदिर है यहाँ पर, भुमरा नागौद एमपी में, गोह में भी आपको नागौद एमपी में 2 मंदिर बनाया गया है। और देखेंगे लक्ष्मण मंदिर जो है ईंट से निर्मित किया गया। लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर में उत्तर प्रदेश में, भीतर गांव
कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। लक्ष्मण मंदिर पूछा गया तो गुप्त काल की है। कहाँ है तो कानपुर में। शिव मंदिर आपको गोह में मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर आपको देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। पार्वती मंदिर न्याय कुठार मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर आपको भुमरा नगौदा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर की बात करते हैं, विष्णु मंदिर जो है तिगवा तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये आपको गुप्त काल के प्रमुख जो है प्रसिद्ध मंदिर की बात किया गया है जो वर्तमान समय में है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है किस स्मृति में मिलता है। कायस्थ जो एक जाति है, तो ये कायस्थों के सर्वप्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों की जानकारी हमें किस स्मृति में, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। और जाति के रूप में इसका वर्णन जो है, जाति के रूप में जो है, ये जाति के रूप में कायस्थ की जानकारी किसमें मिलता है। ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति में कायस्थ को एक जाति के रूप में बताया गया है। कायस्थ को एक जाति के रूप में किस स्मृति में, ओसनम स्मृति में। लेकिन कायस्थों का वर्णन पूछेगा, वर्णन पूछेगा तो किस में, याज्ञवल्क्य स्मृति में। और जाति पूछेगा, जाति का उल्लेख जो है किस स्मृति में, ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति में मिल। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बिंद जंगल में सबर जाति था। सबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो जंगल में जो है बिंद जंगल में सबर जाति के लोग जो है देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए बात करते हैं आगे देखेंगे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलते हैं। और इसे किसी राजा भोज की मृत्यु पर उनकी पत्नी ने सती होने का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है सती का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त से संबंधित है। कब, 510 ईस्वी में राजा भोज की मृत्यु हो गया था, उसकी पत्नी ने सती हो गई थी, जिसका उल्लेख आपको एरन अभिलेख में मिलती है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली है ना, इसको आज के समय में वेश्यावृत्ति में सेक्स वर्कर बोलते हैं। तो गुप्त काल में सेक्स वर्कर को क्या बोलते थे, महिलाओं को गणिका बोलते हैं, गणिका बोला जाता है। तो गुप्त काल में सेक्स वर्कर को, महिला को क्या बोलते थे, गणिका कहा गया है ना। और वृद्धि मन के बूढ़ी सेक्स वर्कर को कुटनी बोलते थे, कुटनी बोलते थे, कुटनी बोला जाता था। तो वृद्ध वेश्या को क्या बोलते, कुटनी बोलते थे। सेक्स पुरुष वेश्या करने वाली महिलाओं को कुटनी बोला गया। गणिका जो था आपको गुप्त काल में महिलाओं को गणिका बोला गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी था। गुप्त सम्राट जो था वैष्णव धर्म के अनुयायी था और उसने अपने राजधर्म को बताया, मतलब कि राजधर्म बताया। राजधर्म में इसका उल्लेख इसको ला जाता है। राजधर्म ये में आपको वैष्णव धर्म को मानता है। और विष्णु का वाहन जो है गरुड़ गुप्त काल का राज चिन्ह बनाया गया था। विष्णु का वाहन जो है गरुड़ को गुप्त काल का राज चिन्ह बनाया गया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है देवगढ़ जिला जो है ललितपुर दशावतार मंदिर है। तो इस बात ध्यान रखेंगे। और यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। समझिएगा बात को। गुप्त काल में राजकीय चिन्ह किसको प्रयोग किया गया, तो गरुड़ को, क्योंकि विष्णु का वाहक है। और गुप्त साम्राज्य जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर का मिलता है। तो गुप्त काल के जो है अवशेष की जानकारी जो है देवगढ़ में आपको दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है। और ये जो है दशावतार मंदिर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इस बात को हमेशा दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजंता में जो निर्मित जो है गुफा 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचा। 29 गुफा जो है आपको अजंता की गुफा जो है 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 शेष बचे हुए हैं। गुफाओं की संख्या 16 और मतलब कि 16 में और 17 में गुप्त कालीन बताया गया। तो ये ध्यान रखेंगे 29 गुफा जो है अजंता की गुफा में, तो गुप्त कालीन जो है कौन से गुप्त कालीन गुफा उसमें संबंधित है आपको 16 और 17 जो है ये आपको गुप्त कालीन की ये आपको अवशेष इसमें उपलब्ध है। इस पे गुप्त की गुफा 16 में उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्रण की प्रशंसा किया गया। मरणासन राजकुमारी की प्रशंसा आपको 16 में किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 17 गुफा में जो है चित्र को आपको चित्रशाला कहा गया है। 17 नंबर के जो गुफा जो है उसमें
चित्र को चित्रशाला कहा गया है, चित्रशाला कहा गया है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण, परिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित उत्कृष्ट किया गया है। ये आपको गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण जानकारी 16 और 17 में गुफाओं में जानकारी मिलती है। 16 में राजकुमारी वर्णासन के चित्र की प्रशंसा किया गया, 17 में आपको चित्रशाला बोला गया क्योंकि इसमें बुद्ध के जन्म मरण की बातें का उत्कृष्ट जानकारी मिलती है। अब बातें करते हैं गुप्त काल की, अजंता की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित जो है अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित जो है बाघ की गुफा है, जो बाघ की गुफा जो है डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश में स्थान में मिलता है और विंध्याचल पर्वत के काट को बनाया गया है। बाघ की गुफा जो है विंध्याचल पर्वत की काट को बनाया गया है। बाघ की गुफा पूछता है, बाघ की गुफा कहाँ है? गुप्त काल में निर्मित किया गया था और ये मध्य प्रदेश में है और ये विंध्याचल पर्वत को काट कर बनाया गया था, इसे याद रखेंगे। गुप्त काल में विष्णु धर्म के द्वारा जो लिखित जो है विष्णु शर्मा के द्वारा, गुप्त काल में जो है ध्यान रखेंगे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे पंचतंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है और यह गुप्त काल की बात है। और ये पंचतंत्र जो है संसार के सबसे प्रचलित जो ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है पंचतंत्र का। 5 भागों में इसको बांटा गया है पंचतंत्र को, 5 भागों में। पहला मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लाभांश, वर्णासन और छत्रारित्व के बारे में बताया गया है। तो ये गुप्त काल में जो है विष्णुगुप्त के द्वारा पंचतंत्र के लेखक जो था विष्णुगुप्त, ये संस्कृत में लिखा गया था जिसमें 5 भागों में बांटा गया और बाइबिल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी को माना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्यभट्टियम का लिखे हुए थे और आर्यभट्ट ने किसको रचना किया था? आर्यभट्टियम किसका है, किसका ग्रंथ है? तो आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत पे लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम, ये आपको ग्रंथ बता दीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा। उसने सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के वास्तविक कारण भी बताया हुआ है। आर्यभट्ट ने पहले भारतीय नक्षत्र विज्ञान थे जिसने ये घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, जिसे आर्यभट्ट ने बताया हुआ है। 12 मिहिर जो है गुप्त काल के समय में थे। तो 12 मिहिर बृहद संहिता, 12 मिहिर के द्वारा बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जक, लघु जातक की रचना किया हुआ है। और बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय की चर्चा मिलता है। तो ध्यान रखेंगे 12 मिहिर के द्वारा बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जक, लघु जातक की रचना आपको 12 मिहिर के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछता है पंच सिद्धांत, बृहज्जक किसके द्वारा? तो 12 मिहिर के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं गुरु, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मगुप्त इस काल का महान क्षत्रप विद्वान था। ब्रह्मगुप्त जो था गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण महान नक्षत्र विद्वान था और इसने नक्षत्र विद्वान के साथ साथ ये गणितज्ञ भी था। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना किया हुआ था। न्यूटन के जो है सिद्धांत का जो है न्यूटन के सिद्धांत से पहले जो है ब्रह्मगुप्त ने ये बताया हुआ था पृथ्वी के नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही अपनी वस्तुओं को अपने आकर्षित करती है। ये आपको स्टेटमेंट जो है ब्रह्मगुप्त का है, जो न्यूटन के सिद्धांत को ये पहले ही बता दिया था, क्योंकि उस समय न्यूटन थोड़े थे, नहीं थे। गुप्त काल में पालकर्ण ने पशु चिकित्सा और हास्यवैदिक लिखा। पालकर्ण ये गुप्त काल में चिकित्सक थे जिसके द्वारा क्या लिखा गया? हास्यवैद लिखा गया। नवीनतम की रचना जो है गुप्त काल में की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधि के बारे में बताया गया है। तो ये गुप्त काल की ये पुस्तक जो था नवनीतकम जो है, नवनीतकम
नवनीतकम ये इसमें गुप्त काल की यह प्रमुख पुस्तक जो है जिसमें नुस्खे सूत्र या उपचार विधि के बारे में बताया गया नौ नवनीतकम में। आगे बढ़ते हैं, पुराणों की बात करते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुआ है। पुराणों की जो है वर्तमान के रूप में जो रचना है ये आपको किस काल में हुआ है? पुराण जो लिखा गया है ना, किस काल में लिखा गया? पुराण बोलते हैं कि भगवान लिखे हैं, तो पुराण की जो वर्तमान में ये रचना किया गया है गुप्त काल में ही। मंदिर बनाने की कला भी है ना, मंदिर बनाने की भी शुरुआत आपको गुप्त काल में ही होती है। पुराण की रचना भी आपको गुप्त काल में हुई थी। और ऐतिहासिक परंपरा का भी उल्लेख आपको यहाँ से भी मिलती है, गुप्त काल से शुरू हो जाती है। संस्कृत गुप्त राजाओं का राजकीय भाषा था। ये संस्कृत जो था राजाओं का राजकीय भाषा था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयाका बोला गया। रुपयाका बोला गया, क्या बोला गया? रुपयक्का बोला गया, रुपयक्का बोला गया। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या बोलता है? रुपयक्का बोला जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कार्तिकेयन, कार्तियायन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में ही हुआ है। कौन कौन सी रचना के गुप्त काल में हुआ है? याज्ञवल्क्य, नारद और कार्तिकेयन और बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। और पुराण की भी रचना गुप्त काल में हुआ है। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है आपको गुप्त काल में हुआ है। उससे गुप्त काल के पहले कोई मंदिर का इतिहास नहीं मिलता है। गुप्त काल के बाद जो कोई भी इतिहास जो है मंदिर में नहीं मिलता है। ये मंदिर बनाने की कला जो है गुप्त काल से शुरू हो जाती है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में होता है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान दिया था। यहाँ से ब्राह्मणों का वर्चस्व होना शुरू हो जाता है गुप्त काल से। गुप्त काल लौकिक साहित्य की अर्जना के लिए जो स्मरणीय है, जो है गुप्त काल लौकिक साहित्य की अर्जना के लिए महत्वपूर्ण है, स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में है। भास का जो है 13 नाटक ये गुप्त काल में ही लिखा गया है। शूद्रक का कला नाटक जो है मुद्रा नाटकम, शूद्रक का जो है नाटक है मृक्ष नाटकम, यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है और यह गुप्त काल में है। और यह शूद्रक नाटकम जो है मिट्टी के खिलौने जिसका निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वेश्या के प्रेम कथा के बारे में आपको शूद्रक ने मृदा नाटकम में बताया है। एक गरीब ब्राह्मण ने एक वेश्या के साथ प्रेम के बारे में जानकारी मिलता है। प्राचीन नाटकों में सर्वाधिक मानी जाती है। प्राचीन नाटकों में यह शूद्रक के द्वारा मिद्रा नाटकम जो है यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त के द्वारा संस्कृत का नाटक है। और यह क्वेश्चन पूछता है देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त के द्वारा संस्कृत में यह नाटक लिखा गया है। और ये जो ध्यान रखेंगे यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी के बारे में बताता है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंप दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई जो था चंद्रगुप्त रानी के भेष में शत्रु के शिविर में प्रवेश करता है और शत्रु को मार डालता है और उस प्रकार ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। ध्रुव जो भी जो है आपको रामगुप्त जो है इनकी पत्नी थी, लेकिन ये आपको भाई जो था चंद्रगुप्त जो है आपको ये रामगुप्त अपनी पत्नी को जो है शकों को दे दिया था। हारने के बाद शक को दे दिया। इस बात को देखते हुए चंद्रगुप्त ने गुस्सा में शत्रु का भेष बनाकर इसको हराता है, शकों को हराता है और उसके बाद ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु। चलिए आगे है कालिदास के कृति अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की कृति का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। और अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी वर्णित है? तो राजकुमार दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में अद्वितीय भारतीय रचना मानी जाती है। पहले तो यह मुद्रा नाटकम जो था शूद्रक के द्वारा, लेकिन द्वितीय भारतीय रचनाओं में आपको कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा की जानकारी मिलती है, जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। ऐसा प्रथम रचना है जो भागवत गीता, ठीक है ना, भागवत गीता का भी आपको अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है
भारतीय इतिहास काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे साहित्यिक इतिहास के चलते, तो ये देख रहे हैं कितना चालीसी साहित्यिक इतिहास, कालिदास से लेकर इतने महान महान विद्वान, आर्यभट्ट से इतने महान महान विद्वान, बारामेर, सारे चीज इतने विद्वान जब रहेंगे तो विद्वानों के द्वारा क्या लिखा जाएगा, तो काव्य लिखा जाएगा, है ना, उसके इतिहास लिखा जाएगा। तो इसलिए इसलिए ध्यान रखेंगे गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है स्वर्ण युग किसको बोला गया है, तो गुप्त साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट में देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता माने थे, माने कि सिस्टमेटिक ढंग से घरों का निर्माण करना, ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो गया। आगे का टॉपिक देखेंगे वाकाटक वंश के बारे में, वाकाटक वंश, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाचिंग फॉर वीडियो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हर जगह शेयर करें ताकि मेरे लिए मोटिवेशनल यही होगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, ध्यान रखेंगे अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।